हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड ब्लॉक्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं Vue.js डेवलपमेंट सीरीज़, जिसमें कि हम लोग Vue.js को एकदम इजी वे में स्टार्टिंग से लेके कंपनी लेवल के हाई परफॉर्मेंस ऐप बनाना सीखेंगे। और इसमें हम बेसिक से एक एक चीज़ को कवर करेंगे कि कैसे इसमें हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कैसे कंपोनेंट बनता है और कैसे हम लोग एडवांस ऐप बना सकते हैं स्टोर मैनेजमेंट का यूज़ करके, या फिर कोई भी अलग से कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ करके। और ये सब चीज़ को कवर करते हुए एपीआई इंटीग्रेट करना, हर चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। तो मेरा नाम है उरूज खान। हम सॉफ्टवेयर डेवलपर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर अभी टेली परफॉर्मेंस में काम कर रहे थे, मेनली इन व्यू में ही। तो अब व्यू पे ही हम सीरीज़ बनाने जा रहे हैं, तो देखते हैं। आज से ये सीरीज़ स्टार्ट होगी। और सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है व्यू। तो उसके लिए इसका एक थोड़ा सा सिंपल सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो व्यू क्या है कि एक फ्रेमवर्क है। जैसे रिएक्ट है, ये भी एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। लेकिन व्यू क्या है, एक फ्रेमवर्क है। लाइब्रेरी में क्या होती है कि इसके लिए इसको आप एक सेपरेट एक छोटा सा मॉड्यूल मान सकते हैं जावास्क्रिप्ट का, जिसको कि आप किसी भी जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट में ऐड करके अपना काम कर सकते हैं। जबकि ये फ्रेमवर्क में क्या होता है कि ये अपना एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। जैसे कि इनका खुद का ये एक व्यू का सिस्टम है, जिसमें कि आपको अगर स्टोर मैनेजमेंट के लिए चाहिए कुछ, तो इनका खुद का पीनिया लाइब्रेरी आता है, जो कि हम लोग इंस्टॉल करके स्टोर मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से अलग से कई मॉड्यूल्स मिलता है व्यू का सपोर्ट, व्यू के सपोर्ट के उसमें, जिसको हम लोग यूज़ करके अच्छा से अच्छा व्यू का ऐप बना सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि रिएक्ट और व्यू में क्या डिफरेंस है, क्यों हमको व्यू पढ़ना चाहिए, क्यों रिएक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, या क्यों रिएक्ट पढ़ना चाहिए, क्यों व्यू नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो व्यू दोनों ही, एक तो इसमें कॉमन जो चीज़ है व्यू और रिएक्ट में, वो ये है कि दोनों ही वर्चुअल डॉम पे काम काम करता है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात किया जाए, तो अभी लेटेस्ट वर्जन का जो व्यू चल रहा है, उसके हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस रिएक्ट से ज़्यादा है। तो और अगर लर्निंग कर्व की बात किया जाए, तो उसमें भी व्यू जो है वो ज़्यादा सिंपल होगा उन लोगों के लिए जो अभी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन अगर रिएक्ट की बात करें, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें फंक्शनल बेस्ड अप्रोच होती है। तो हर चीज़ को हम लोग फंक्शन के अंदर ही लिखते हैं। तो जिसका जावास्क्रिप्ट उतना स्ट्रांग नहीं है, उसको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है। और उसके रिएक्ट में हम लोग जो भी अपना HTML का कोड लिखना होता है, उसको हम लोग लिखते हैं JSX में, जो कि दिखने में तो HTML की तरह ही होता है, लेकिन वो रियल में HTML नहीं होता। उसको बाद में कंपाइल करके HTML में कन्वर्ट किया जाता है। और व्यू में क्या होता है कि व्यू में एक सिंगल फाइल बनती है, जिसमें हम लोग को अगर CSS ऐड करना है, तो भी हम लोग उसको स्टाइल टैग में, जैसे HTML में हम लोग स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं, उसी तरीके से स्टाइल टैग में लिख के अपना CSS यूज़ कर सकते हैं सिंगल फाइल के अंदर ही। और अगर जावास्क्रिप्ट लिखना है, तो स्क्रिप्ट टैग बना के उसके अंदर ही लिख सकते हैं। और अगर HTML लिखना है, तो टेम्पलेट टैग बना के उसके अंदर जो भी HTML लिखना है हमको, वो लिख सकते हैं। तो इससे एक थोड़ी आसानी मिल जाती है कि हम एक सिंगल फाइल बना के उसके अंदर ही अपना पूरा कंप्लीट कोड लिख सकते हैं। और ये एक, देखा जाए तो प्योर सिंगल फाइल कंपोनेंट बन जाता है। जबकि रिएक्ट में अगर हमको ऐसा कुछ करना होगा, तो उसके लिए हमको एक अलग से CSS को अलग एक्सटर्नल फाइल में बना के फिर हमको उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। या फिर अगर हम लोग थर्ड पार्टी कोई लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि टेलविंड हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर रिएक्ट भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, व्यू भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में सेम बात होगी। और तो इसका हम लोग अगर पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं कि ये वर्चुअल डॉम होता क्या है। अगर हम लोग कुछ भी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बनाते हैं, जिसमें इंटरैक्शन की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल अगर बटन पे क्लिक कर रहे हैं, तो नंबर हमारा इंक्रीज़ होना चाहिए, दूसरे बटन पे क्लिक कर रहे हैं, तो नंबर डिक्रीज़ होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए हमको क्या करना पड़ता है, डॉम में जो भी हमारा कंटेंट दिख रहा है, उसको अपडेट करना पड़ता है बार-बार, जिससे कि हमारा पूरा ब्राउज़र जो भी स्क्रीन पे चीज़ दिख रहा है, उसको रीपेंट करता है। तो उससे हमारा क्या होता है कि ब्राउज़र में थोड़ा
थोड़ी ज़्यादा कह सकते हो कि रिसोर्स यूज़ होता है और ज़्यादा कॉस्ट भी लगती है, जिसके वजह से हमारा पेज पूरा क्योंकि रिफ़्रेश हो रहा, तो इसकी वजह से परफ़ॉर्मेंस थोड़ी डिग्रेड हो सकती है। जबकि रिएक्ट और व्यू या फिर कोई भी दूसरा फ्रेमवर्क जैसे स्वेल्ट हो गया, एंगुलर हो गया, और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क जैसे कि नेक्स्ट जेएस हो गया या व्यू का फ्रेमवर्क नेक्स्ट हो गया। तो इन सब में क्या होता है कि हम लोग पूरे कोड को छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हम इसी चीज़ की बात करें, ये जो पूरा स्क्रीन पे दिख रहा है हमको, तो कंपोनेंट क्या होता है कि ये एक कंप्लीट एक पेज ना होने के जगह इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि ये एक अलग पार्ट हो गया, ये एक अलग पार्ट हो गया और ये एक अलग पार्ट हो गया। इस तरीके से हम अपने कोड को ब्रेक कर लेते हैं, जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है। और उससे फ़ायदा क्या होता है कि जब हमको अगर कुछ अपडेट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पार्ट अपडेट करना है, तो हमको पूरा पेज रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है कि ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उससे ये होता है कि बस हमारा ये वाला पार्ट अपडेट होगा, बाकी जो जैसा था वो वैसे ही रहेगा। तो इसका हम एक कोड से एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे ये काम करता है एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट में अगर हमको कोई चीज़ लिखना हो, और कैसे वही सेम चीज़ हमको रिएक्ट में करना होगा तो कैसे होगा, और व्यू में अगर करेंगे तो कैसे होगा। तो ये कोड है कुछ जो कि हम पहले से लिख के रखे हुए हैं। ये अगर हम लोग देखें प्योर एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, तो ये एक सिंपल सा हम काउंटर ऐप बनाया है जिसमें कि अगर हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये प्लस होगा, माइनस पे क्लिक करेंगे तो माइनस होगा। उसके लिए क्या हुआ कि हम यहाँ पे एक सिंपल सी स्टाइल लिखे हैं जिसमें बटन की यहाँ पे जो भी स्टाइलिंग हमको करनी थी, ये दो बटन है, वो चीज़ लिख दिए हैं। और ये बॉडी है जिसके अंदर हम अपना एचटीएमएल का कोड लिख दिए हैं। और ये जावास्क्रिप्ट है जिसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास दो फंक्शन है, जिसमें एक ऐड के लिए एक सब्ट्रैक्ट के लिए है। जब भी ऑन क्लिक पे ऐड वाला फंक्शन कॉल होगा तो हमारा ये जो भी नंबर है वो इंक्रीज़ होगा। इसी तरीके से अगर सब्ट्रैक्ट कॉल होगा तो नंबर डिक्रीज़ होगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ा कि हम सबसे पहले एक एलिमेंट को सेलेक्ट किए कि कहाँ पे हमको ये चीज़ अपडेट करना है। जैसे कि ये H1 था, इसके अंदर हमको ये अपडेट करना था, तो हम H1 को पूरा एक आईडी दिए और उससे हम उसको सेलेक्ट कर लिए और एक वेरिएबल में स्टोर कर लिए। और फिर काउंट की वैल्यू क्या कर रहे हैं हम, ऐड में प्लस हो रहा है, जो भी ओरिजिनल वैल्यू थी उसको रिप्लेस करके पुरानी वैल्यू में +1 करके इसको रिप्लेस कर दिया गया। और ये जो काउंटर था हमारा जिसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट किए थे आईडी से, उसके इनर एचटीएमएल में, मतलब उसके अंदर यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा था एचटीएमएल के अंदर, वो हम रिप्लेस कर देंगे इस चीज़ से, काउंट कोलन, जैसा यहाँ पे लिखा था काउंट कोलन, और यहाँ पे काउंट की वैल्यू जो भी नई अपडेट होके आई। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट में भी कर रहे हैं। तो इस चीज़ को करने के लिए अगर देखा जाए तो हमारे पास अप्रॉक्स 40 लाइन का कोड है, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट में अगर देखा जाए तो हमारे पास इस चीज़ को करने के लिए ये अप्रॉक्स 10 लाइन का कोड है, 10 या 8 लाइन का। और इसी चीज़ को अब देखते हैं कि अगर रिएक्ट में करना होगा तो कैसे करेंगे। ये है हमारा रिएक्ट का कोड। इसको अगर हम देखें इस तरीके से तो ठीक है, ये कर देते हैं। इसकी वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हम लोग ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं तो इसकी वजह से हम लोग को शायद ये इंपोर्ट करना पड़ रहा। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ा, वैसे ही जैसे हम लोग इसमें बनाए थे, लेट काउंट इक्वल्स टू 0। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं तो उसका अपना कुछ रूल्स होता है जिसको हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि उसके अंदर हम एक यूज़ स्टेट नाम का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जिसके अंदर हम अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ही क्या रहेगा, 0। तो वो यहाँ पे दिख रहा। और इसके अंदर से हमको दो चीज़ मिल रही, एक इसकी ओरिजिनल वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर सेव है, जो कि यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं काउंट के अंदर। और सेट काउंट नाम का भी एक हमको फंक्शन मिल रहा है जिसकी हेल्प से हम लोग इस काउंट वेरिएबल का वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑन क्लिक, ये देखने में तो HTML ही लग रहा होगा, लेकिन ये HTML नहीं है, ये है JSX, जो कि अ, एक HTML की तरह दिखने वाला सिंटैक्स है, जो कि बाद में कन्वर्ट होता है HTML में। जैसे कि यहाँ पे अगर डिफरेंस देख रहे होंगे, दिख रहा होगा तो इसको अगर जूम किया जाए थोड़ा, ओके, ये तो अगर ये दिख रहा है तो यहाँ पे ऑन क्लिक का C जो है वो कैपिटल है,
अगर हम अभी क्लिक करें तो ये चीज़ वर्क कर रही है। और इस चीज़ को अभी स्मॉल करके देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा। ठीक, तो ये वर्क करना बंद कर दिया। तो ये छोटा छोटा डिफरेंस होता है जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है, तभी हमारा ऐप परफेक्टली काम करेगा रिएक्ट में। और यहाँ पे एक चीज़ और दिख रहा होगा कि ये एक फंक्शन है जिसके अंदर हम ये चीज़ पूरी रिटर्न कर रहे हैं। और फिर जब हमको इसको यूज़ करना होगा कहीं, अगर ये कोई कंपोनेंट होता तो हम जिस नाम से कंपोनेंट बना रहे हैं उस नाम से हम HTML टैग की तरह उसको कॉल करेंगे, तब वो हमारा वहाँ पे जो भी चीज़ इसके अंदर डिफाइन किया गया है वो चलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे एक पेज है। अ, अगर हमको कोई CSS लिखना है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे अपना ये स्टाइल लिखे थे, तो जैसे CSS में हम लोग एक एक्सटर्नल CSS यूज़ करते हैं, उस तरीके से यहाँ पे हम लोग को एक स्टाइल नाम का फ़ाइल बनाना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसके अंदर ये कोड लिखा होगा CSS का, तब हमारा वो CSS यहाँ पे अप्लाई हो पाएगा। अभी हमारा कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि हम यहाँ पे डायरेक्ट CSS लिख दें और ये अप्लाई हो जाए, जैसे कि स्टाइल टैग लिख के करते हैं। उसके लिए हमारे पास बस एक ही तरीका है कि हम यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट लिख के फिर उसके अंदर हम पूरा चीज़ लिखें, जो कि देखने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे वो यूज़ नहीं करते। तो यही सेम चीज़ अब व्यू में देख लेते हैं कैसे हो रहा। इसको भी थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, दिखना चाहिए इतने में तो यहाँ पे भी क्या हुआ, रिएक्ट की तरह ही सेम हम लोग यहाँ पे भी एक वेरिएबल बनाए जैसे इसमें बनाए थे HTML में, लेट काउंट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी वही है, लेट काउंट, लेकिन ये 0 लिखने की जगह हम यहाँ पे रेफ लिखें, जैसे रिएक्ट में हम लोग यूज़ किए थे यूज़ स्टेट। इसी तरीके से यहाँ पे हमको 2 वैल्यू मिल रही थी, लेकिन ये नॉर्मल ही काम करेगा। बस यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा क्या करना है, रेफ लिख के उसके अंदर जो भी हमको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है, जैसे 0 है तो 0 लिख दिए, या अगर कुछ भी हमारी वैल्यू होती तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे हमारा जो भी HTML का पार्ट था टेम्पलेट के अंदर लिख देंगे सिंपली। और यहाँ पे काउंट की जगह काउंट कोलन, और यहाँ पे काउंट की वैल्यू जो भी है ये वेरिएबल, वो यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख दिए। इसी तरीके से जैसे रिएक्ट में क्या हो रहा था, ऑन क्लिक को हम लोग थोड़ा अलग तरीके से लिख रहे थे, तो व्यू में भी क्या होगा कि ऑन क्लिक को हम लोग क्योंकि ऑन ऑन हर जगह लगा रहता है जितने भी इवेंट होते हैं, तो उसको शॉर्ट में यहाँ पे @ बना दिया गया है। या फिर इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जो होता है वी ऑन करके, इस तरीके से। तो ये 2 तरीका है, ये लिखेंगे तो भी चल जाएगा, या फिर इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि बस @ क्लिक लिख दें, तो भी हमारा ये सेम चीज़ काम करेगा। तो @क्लिक पे जब हम लोग प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या करना है, काउंट की वैल्यू प्लस हो जाए, तो यहाँ पे लिख दिए @क्लिक काउंट प्लस प्लस, और दूसरे में लिखे हैं @क्लिक पे काउंट माइनस माइनस, तो यहाँ पे जब इस पे क्लिक कर रहे हैं तो माइनस हो रहा, इस पे क्लिक कर रहे हैं तो प्लस हो रहा। और बाकी सेम टू सेम जैसे हम लोग HTML में स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं CSS, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग स्टाइल टैग के अंदर CSS लिखते हैं जो भी लिखना था। तो ये हो गया सबके बीच में डिफरेंस, कैसे कोड होता है HTML का, कैसे कोड होता है रिएक्ट का, और कैसे कोड होता है व्यू का। तो इस लेसन के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, इसमें इतनी ही चीज़ कवर करते हैं। नेक्स्ट लेसन चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना व्यू, और देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग इजी वे में सीख सकते हैं, और क्या क्या इस पे प्रोजेक्ट बनाएंगे वो आगे वाले लेसन में हम लोग देखते हैं।